हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। कल की वीडियो में हमने सरफयासी एक्ट, देन आईबीसी कोड पढ़ लिया था और आईबीबी क्या होता है वो भी पढ़ लिया था। इसके साथ हमने जो हमारा इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है उसका पहला पार्ट भी मतलब उसमें हमने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के पहले करा था और कल की वीडियो में हमने इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूजिटिव से, देन डीआईसीजीसी एक्ट, पीसीए फ्रेमवर्क क्या है, बासल 3 नॉर्म्स क्या है, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबी क्या होता है। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम टॉपिक्स हम यहाँ से कवर कर लें और जितना नहीं होगा वो कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक की अगर बारे में हम बात करें तो हमारा रहेगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ठीक है, देखिए जब ये विजय माल्या कुछ मोदी था, निर्मल मोदी पता नहीं क्या नाम था, अमित मोदी कुछ ऐसे करके नाम था, जब ये मतलब नीरव मोदी तब ये जब स्कैम होने स्टार्ट हो गए थे तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस एक्ट का क्या ही मतलब जो स्कोप होगा, थिंकिंग होगी इस एक्ट को लाने की क्या ही होगी कि ऐसे जो लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं कि बैंक से लोन वोन लेके चले जाते हैं कहीं ना कहीं फ्रॉड करके, तो उसके रिलेटेड ये एक्ट लाया गया था। अब इसका नॉर्मल प्रोसीजर क्या रहता है, देखो कोई भी ऐसा बंदा हो, ठीक है, कोई भी ऐसा इकोनॉमिक ऑफेंडर हो, इनको हम इकोनॉमिक ऑफेंडर कहेंगे, जो कि चेक डिसऑनर करके चले जाए। चेक डिसऑनर क्या होता है कि अगर एक चेक उसने किसी को दिया है, जैसे उसने लोन लिया 100 करोड़ का, तो वो 100 करोड़ का चेक देके जा रहा है और बाद में वो चेक में सहारे जो है आगे वाला बंदा को उसमें से पैसे मिल ही नहीं रहे बिकॉज उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है। पर हालांकि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में ये होता है कि बंदे में कैपेसिटी होती है लोन देने की, पर वो देना नहीं चाहता। ठीक है, बंदे में कैपेसिटी होती है कि वो लोन दे सके वापस, जो उसने लोन लिया था उसके इनकम वापस दे सके, पर वो देता नहीं है, जानबूझ के जो है वो लोन बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो जिसको हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। अब ऐसे ही लोन का अगर स्कैम कर दे, मनी लॉन्ड्रिंग कर दे, इसमें एक लिमिट रखी गई है, बात करी गई है, मतलब ऐसा ऑरली बात करते हैं 100 करोड़ से ऊपर ऊपर कुछ होगा अगर ऐसा, और बाद में वो इंडिया छोड़ के चले जाता है, ठीक है, अरेस्ट वगैरह से बचने के लिए, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट में ऐसा बोला गया है कि एक पामला, जो आपको पता होगा पामला एक्ट क्या होता है, पामला एक्ट 2002, पामला इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी केसेस रहेंगे वो यही देखते, पामला ही देखता है। तो ये क्या करेंगे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अंदर पामला जो है वो काम करेगा। इसमें क्या होगा कि पामला जो है एक स्पेशल कोड बनाएगा, स्पेशल कोड इन द सेंस कि बंदे चुने जाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक कोर्ट प्रोसेस करी जाएगी, उसमें कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा या अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना दिया जाएगा उस बंदे को। जैसे विजय माल्या को 1.5 महीना दिया जाएगा कि वापस आ जा, और नहीं तो तेरे को अगर प्रोसिक्यूशन हमें करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तेरे को टाइम देते हैं 1.5 महीने तक का। अगर वो नहीं आता इन केस, तो नेक्स्ट होगा कि उसको करार दिया जाएगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, इसके आगे स्टार्ट हो जाएगा कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, बेनामी प्रॉपर्टीज होगी, उसकी कोई भी इनकम होगी, उसके बैंक में एसेट्स होंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जब्त कर ली जाएगी, और जितना भी वो लोन का फ्रॉड करके गया है वो गवर्नमेंट ट्राई करेगी या पामला ट्राई करेगी वो वहाँ से पूरा जो है मैक्सिमम पूरा चीज़ें आ जाए। अब पामला एक्ट तो मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है, पर ये जो पावर्स दिए गए हैं कि किसी की प्रॉपर्टी वगैरह सीज करके उसको एसेट को मनी में चेंज करके अपना जो भी नुकसान है वो पूरा कर सके, वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 ने उसको पावर्स दिए हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो मेन दिमाग में यही रखना, इस एक्ट में पामला एक्ट की मदद ली जाती है। कहीं ना कहीं जैसे ही आप ऐसा सुनोगे तो आप अपने दिमाग में इमेज बना लेना ये किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग विजय माल्या की बात कर रहे हैं और नीरव मोदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें डीआईसीजीसी एक्ट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया, ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा आज का। डीआईसीजीसी एक्ट की बात करी जाए 1961 में कहीं ना कहीं फॉर्म में आया था। इसको बोला जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसको पढ़ के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, ये डिपॉजिट का इंश्योरेंस की बात करा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये एक्ट जो है वो हर तरह के बैंक्स को बोलता है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग जाते हैं एलआईसी में या एचडीएफसी या कहीं भी जाते हैं, हम अपना इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे ही
जो बैंक्स है, बैंक्स को भी अपनी मनी का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई की गाइडलाइंस है कि सारे बैंक्स जिन्होंने भी डिपॉजिट्स लिए उस डिपॉजिट अकाउंट का क्या करना है, इंश्योरेंस लेना है, ताकि अगर ऐसा हो जाए कि 10,000 करोड़ लेके कोई छोटे मोटे बैंक से कोई विजय माल्या जैसे लोग भाग के चले जाए तो वो बैंक डूब जाए, गरीब लोगों का तो पैसा डूब जाएगा। पर कहीं ना कहीं डीआईसीजीसी एक्ट क्या करता है, सारे बैंक्स ने इंश्योरेंस लिया हुआ तो डीआईसीजीसी कुछ मदद कर देगा। अब इसमें क्या होता है वो हम अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम इंश्योरेंस में क्या करते हैं, 200-300 रुपये का कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस करवाने के लिए। वैसे ही डीआईसीजीसी भी क्या करता है, इसी तरह से कुछ मतलब बैंक्स जो हैं वो जमा कराते हैं अपनी राशि, कोई 200-300 या मतलब अकाउंट के हिसाब से, या जितना भी मनी होगा, जितने मनी का मतलब जितनी मनी, टोटल मनी का इंश्योरेंस चाहिए होगा उस हिसाब से कुछ लिमिट रहती होगी, हमें वहाँ नहीं जाना है। डीआईसीजीसी की बात करें तो 100% इसकी शेयर होल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के पास है, तो कोई और एंटिटी इसको नहीं संभालती, आरबीआई खुद ही संभालती है, ठीक है। तो अगर इसके हम चेयरमैन की बात करें जाए, अगर हम इसकी चेयरमैन की बात करें जाए तो आरबीआई के हमें पता है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें से एक डिप्टी जो गवर्नर होगा वो यहाँ का चेयरमैन होता है, ठीक है। और इसकी सीट जो होती है वो मुंबई में होती है, ठीक है। क्लियर था, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। जब भी कोई बैंक शट हो जाता है, बंद हो जाता है, या कुछ भी फ्रॉड वर्ड हो जाता है, डीआईसी जो होता है, डीआईसीजीसी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे उनको वापस देगा। हालांकि ये जो पैसे होते थे ये 2020 से पहले जो लिमिट थी, लाइक अगर मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में है 3 लाख रुपए, तो 2020 से पहले अगर होता, बिफोर और आफ्टर, हम लेंगे एग्जांपल एक 3 लाख की और एक 7 लाख के, ठीक है। तो 2020 से अगर पहले होता कि कोई बैंक का फ्रॉड हो जाता और मैंने वहां पे 3 लाख जमा कराया होता तो डीआईसीजीसी मुझे कितना देता, 1 लाख रुपए, ठीक है। और जब आफ्टर हो जाएगा तो तब मेरे को क्या देगा डीआईसीजी, मतलब 2020 के बाद अगर ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाए और मैंने 3 लाख जमा कराया तो डीआईसीजीसी मुझे 3 लाख वापस देगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 लाख की, बिफोर अगर होता 7 लाख मेरा अगर अकाउंट में जमा होता, डीआईसीजीसी मुझे 1 लाख वापस देता, ठीक है। और बाकी 6 लाख मेरा डीआईसीजीसी वापस नहीं देता। और 2020 के बाद जब इसकी गाइडलाइंस बनाई गई कि लिमिट बढ़ा दी है इसकी, तो अगर मैंने 7 लाख जमा कराया तो 5 लाख मिलेगा मेरे को, चाहे मैंने 10 लाख कराया 5 लाख ही मिलेगा, 15 लाख करवाया डीआईसीजी से मुझे 5 लाख ही देगा। बिकॉज 2020 से पहले जो लिमिट सेट करी गई थी वो 1 लाख की लिमिट सेट करी गई थी, आफ्टर जो लिमिट सेट करी गई है वो 5 लाख लिमिट सेट करी गई है। पर वो नहीं कि किसी ने 1 लाख जमा कराया तो उसको भी 5 लाख मिलेगा, 1 लाख को 1 लाख मिलेगा, 4 लाख को 4 लाख मिलेगा, 5 लाख वाले को 5 लाख मिलेगा, अगर किसी ने 6 लाख लगाया उसको भी 5 लाख मिलेगा। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेट करी गई है 5 लाख, कब बजट 2020 में इस चीज़ का शुरुआत की गई थी। क्लियर इतना। अब देखो, अब एक और चीज़ जो इसके रिलेटेड मैक्सिमम लोगों को डाउट रहेगा कि अगर तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेरा 7 लाख था, डीआईसीजीसी ने 5 लाख मुझे वापस दे दिया, तो आप क्या बोलोगे आपके 2 लाख डूब गए? तो ऐसा कुछ नहीं है। जब बैंक होगा कहीं ना कहीं उसको भी एसेट रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसको बेचा जाएगा, उसके एसेट्स को बेचा जाएगा। तो क्या होगा कि वहाँ का जो भी पैसा आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ से 100 करोड़ रुपए वापस आ रहा है, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे 100 करोड़ वापस आ रहा है, तो इस तरह से आपका उस 100 करोड़ में से आपको 2 लाख दिया जाएगा। पर ये वाली प्रोसेस को एसेट रिकंस्ट्रक्शन करने में बहुत टाइम लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेशन यही है कि जब भी किसी अकाउंट में पैसे रखो तो मैक्सिमम 5 लाख या 5 लाख से कम ही रखो, कि इनकेस छोटे छोटे बैंक्स में अगर कहीं फ्रॉड हो भी जाए, हर एक बैंक को ज़रूरी है कि वो इंश्योरेंस ले। तो हमें इंश्योरेंस जब हम क्लेम करेंगे तो हमारे डीआईसीजीसी जो है आरबीआई के अंडर है, तो ऑफकोर्स हमें देगा ही देगा, तो 5 लाख तक हमें वो वापस दे सकता है। क्लियर है इतना, ठीक है। और एक और चीज़ है, डीआईसीजीसी जो है वो जो भी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, या पीएससीएस होता है, ये पीएससीएस हमने पढ़ा था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, इनका अगर कुछ भी फ्रॉड वर्ड हो जाए तो वहाँ पे हमें ऐसा चीज़ें नहीं मिलती है। और अगर हम बात करें कि ऐसी चीज़ें हमें शेयर मार्केट में भी मिलते हैं इंश्योरेंस टाइप की, हाँ वहाँ भी मिलती हैं, पर वो हम आगे बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में, जब उसका वो वाला टॉपिक हमारे पास सामने आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द डीआईसीजीसी एक्ट 1961। होप सो आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पीसीए फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव
एक्शन फ्रेमवर्क 2002-2018। मैंने ये 2 क्यों लिखे अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ये 2002 में इंट्रोडक्शन इसका किया गया था आरबीआई के उस टाइम पे जो गवर्नर थे बिमल जलान, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, फेमस है बहुत। इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन किया था 2002 में, ठीक है। उस टाइम इन्होंने बोला था कि सारे जितने भी कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से माइनस कर दिया था इसमें से आरआरबीज, मतलब कि आरआरबीज को ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क नहीं रखना है। फिर उसके बाद 2018 में जो नबार्ड है, नबार्ड हमने पढ़ा था, हमारा क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है। नबार्ड ने जो है वो सेट किया था आरआरबीज के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 2 बार लिखा है, क्योंकि 2002 वाले में आरआरबीज को माइनस किया गया था, 2018 में उसको भी जोड़ दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली होता क्या है। देखो, सबसे पहले ये पीसीए जो है फ्रेमवर्क है, कहीं ना कहीं लुक आफ्टर करने के लिए, जैसे बैंक्स को देखने के लिए आरबीआई का तरीका है कि आरबीआई डायरेक्ट खुद नज़र रखती है। पीसीए भी एक किस्म का फ्रेमवर्क है। इसमें भी यही है कि आरबीआई जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके से, किसी यूनिक तरीके से बैंक्स पे ध्यान रखती है। अब यूनिक तरीका पढ़ते हैं वो क्या होता है, ठीक है। जब हम पीसीए फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि सबसे पहले जो भी सारे कमर्शियल बैंक्स है, दे आर बाइंड अबाउट द पीसीए फ्रेमवर्क। दे आर बाइंड अबाउट द पीसीए फ्रेमवर्क, मतलब उनको ये चीज़ें गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी है, नहीं तो बैंक तो भाई खा जाएगी आरबीआई, ठीक है। अब पीसीए फ्रेमवर्क है क्या, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। देखो, आपकी जो एसेट क्वालिटी होती है, मतलब आपके पास, अगर आपके बैंक में आपके पास आपका टोटल एसेट है 16, उसमें से आपका एनपीए कितना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, ठीक है, जिसको हम बैड लोन्स कह सकते हैं। तो आरबीआई बोलेगा आपका एनपीए कितना है, आपके पास बैड लोन कितना है, तो आरबीआई वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आरबीआई देखेगा बासल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। अब बासल 3 नॉर्म्स है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाऊंगा। बासल 3 नॉर्म्स का कहीं ना कहीं आरबीआई ध्यान देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आरबीआई बोलेगा अच्छा चेक कराओ तुम्हारा आरओए क्या है, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स, कि तुम अगर कोई एसेट डाल रहे हो, तुम मार्केट में अगर 10 रुपये का लोन घुमा रहे हो, तुम्हें 12 रुपये मिल रहे हैं, तुम्हें 10.5 रुपये मिल रहे हैं, तो तुम्हारा अफोर्ड रिटर्न ऑन एसेट्स है क्या एक्चुअल में, आरबीआई ये पूछेगा। तो इन्हीं बेसिस पे आरबीआई क्या सेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिस्क थ्रेशोल्ड। आरबीआई क्या सेट करेगा, रिस्क थ्रेशोल्ड करेगा, उसमें मार्किंग दे देगा 1 2 3 ऐसे करके मार्किंग दे देगा। और जितना ज़्यादा नंबर होगा, लाइक नंबर होगा अप्रोक्सीमेटली 5, उतना ज़्यादा रिस्क होगा। मतलब जो हमारे इसी हिसाब से ये होगा कि जो हमारे सारे मोस्टली जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी, उनका मोस्टली स्कोर जो रहेगा 1 रहेगा। पर ये जो गवर्नमेंट बैंक्स रहेंगे एसबीआई जैसे, कहीं ना कहीं इनका 2-3 स्कोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स टाइप में तो 3-4 होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वैसा चीज़ें चलती नहीं अच्छे से। अगर तो ये रिस्क हो गया 5% या 4% आ गया, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई करेगा वार्निंग देगा। सबसे पहला काम होगा आरबीआई वार्निंग देगा कि तुम संभल जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं सुधार दूंगा, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, ऑडिट करेगा कि क्या घपला हो रहा है, कोई लोन वोन दे रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि आरबीआई कहीं ना कहीं हर तरीके से चेक करता रहेगा, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, जो बैंक के डायरेक्टर्स होंगे उनकी सैलरीज के हिसाब से उनका सीन देखेगा, कहीं कम कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे बैंक रहेंगे जहाँ पे ये घपले हो रहे होंगे, पीसीए फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें हो रही होगी, वहाँ कहीं ना कहीं यही डायरेक्टर ही, इन्हीं की मिली भगत होती है जो ऐसे लोगों को लोन दिलवाते हैं और एंड में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, आरबीआई अलग अलग चीज़ कर सकती है, मर्जर कर सकती है अगर ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ जाए, या कहीं ना कहीं आरबीआई क्या बोलेगी, इन्वेस्टमेंट कराओ, रिकैपिटलाइजेशन करवाएगी। रिकैपिटलाइजेशन है वो भी आज के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं उस बैंक को आप मतलब आप दिमाग में ये रख लो कि कहीं ना कहीं उस बैंक को आरबीआई जो है वो हम बोल सकते हैं ब्लैक लिस्ट कर देगी, ठीक है, जैसे ब्लैक लिस्ट कर देगी। और अगर उस बैंक को वाइट लिस्ट करना है खुद को, मतलब वापस से उसको अपना मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि अगर एक बार ब्लैक लिस्ट हो गया तो क्या वहाँ के जो अगर जब उनको लोन देने हैं ना, तो वो सबसे कम रेट में उनको लोन देने पड़ेंगे, बिकॉज ब्लैक लिस्ट बैंक है तो लोग ज़्यादा लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। तो जब लोन लेने आएंगे
वो बोलेंगे इंटरेस्ट रेट कम रखो, और अगर डिपॉजिट करने लोग वहाँ आएंगे, डिपॉजिट करने के लिए लोग इंटरेस्ट ज़्यादा मांगे, नहीं तो लोग डिपॉजिट ही नहीं करेंगे क्योंकि ब्लैक लिस्ट कर रहा है। तो उस बैंक को जब वाइट लिस्ट करना है खुद को, तो उसको कहीं ना कहीं अपना जो एनपी होगा या बैड लोन होगा उसको कम करना होगा। फिर वो आरबीआई के पास आएगा कि मैंने अपना बैड लोन कम कर दिया, भैया भैया प्लीज़ मुझे अब ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल दो, या मुझे अब थोड़ा सा शांति दे दो, मुझे अब थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ठीक है। ओके, ये एक किस्म का हम बोल सकते हैं, ये किस में आएगा। अब हम बोलेंगे कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क जो है, मैं तो आपको ये पूरा सीन बोल रहा हूँ कि ये आरबीआई करता है, ये वो करता है। अब ये अगर हम बात करें इन द सेंस ऑफ, जो हमने, अगर आप सबको याद होगा जो मेरा स्टार्टिंग से सीरीज देख रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से जिन्होंने ये पूरी सीरीज पूरी स्टार्टिंग से नहीं देखी है वो सारी देख के हो, बिकॉज 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस है, और आप चाहो तो 2-3 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हो। तो ये सारी वीडियोस देख के आओ अगर आपको कंसेप्चुअल बेस्ड, क्योंकि मैं एक टॉपिक वाइज, जैसे अभी ये वीडियो जो जो देख रहा है उसको पता होगा मैंने DICGC एक्ट पढ़ाया, PCA फ्रेमवर्क पढ़ाया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ाया, तो मेरा मोस्टली तरीका यही है कि मैं पॉइंट बेस ही बात करूँ। तो आप लोगों को अगर सबको याद होगा, हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, तो उसमें हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़े थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के हिसाब से जो टूल्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्शन लेता है, ये सब चीज़ें करता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रेमवर्क है ये डायरेक्ट एक्शन के अंडर आता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आरबीआई क्या करेगी, उनका ब्लैक लिस्ट करा देगी, तो कहीं ना कहीं उस पर मतलब एक्शन ले रही है, तो डायरेक्ट एक्शन ले रही है उस पर, तो कहीं ना कहीं ये आएगा डायरेक्ट एक्शन वाले में जो हमने वहाँ पे बात करी थी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क 2002-2018, कहीं ना कहीं आरबीआई के कंट्रोल में है। आरबीआई को पावर मिलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से, ठीक है, इससे आरबीआई को पावर मिलते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो इतने ही रखते हैं, बाकी जो हमारे 1-2 टॉपिक्स है वो कल की वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।